Hello everyone, this side Talat, and today in this video I am going to start new chapter, and that is town, traders and craftsmen. So let's start the chapter. So here this is the chapter town, traders and craftsmen. So in this chapter we would read about कि किस तरह से जब मिडिवल पीरियड था तो मिडिवल पीरियड में एक स्टेबिलिटी का पीरियड था। उस टाइम पर जो एम्परर हुए, जो किंग हुए, उन्होंने अपने किंगडम में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई, लाइक चोलास, दिल्ली सुल्तान्स यानी सल्तनत पीरियड, जो सल्तनत पीरियड के जितने भी सुल्तान्स थे, एंड द मुगल्स, इन लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की। और जब स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की, स्टेबल गवर्नमेंट थी, कोई वॉर नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कोई रिवॉल्ट नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, तो उसकी वजह से उनके किंगडम में, उनके एम्पायर में पीस था, शांति थी और प्रॉस्पेरिटी भी उसकी वजह से आई। नाउ द पॉइंट इज कि पीस तो था, ठीक है, समझ में आता है, बट प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आ गई? तो प्रॉस्पेरिटी, सपोज कोई दो किंगडम्स के किंग हैं या दो एम्पायर के एम्परर्स हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे से वॉर करते हैं या किसी थर्ड या फोर्थ पार्टी से, एक पार्टी के साथ उनका वॉर होता है, तो ऑब्वियसली जो उनकी आर्मी है, जो उनके सोल्जर्स हैं, उनको सैलरी दी जाएगी, वेपन्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वॉर में चाहिए होती हैं। तो उसमें एक एक्सपेंस होगा, एक खर्चा होगा और बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो उसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी होती है, जो राजा का खजाना होता है, वो खाली होता जाता है। लेकिन अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, चोलास, दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के टाइम में तो स्टेबल गवर्नमेंट थी, कोई वॉर नहीं, कोई बैटल नहीं, तो उसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी थी वो खाली नहीं हो रही थी, राजा का जो पैसा था वो उनके पास था, तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी तो आएगी, उनके पास काफ़ी पैसा था। राजा का भी, किंग या जो भी एम्परर्स थे, उनके पास मतलब उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि उनका सारा टाइम वॉर में जाए, स्ट्रेटजीज बनाने में लगे। तो स्टेबल गवर्नमेंट के ये भी फायदे थे कि शांति भी थी, पैसा भी था, रॉयल ट्रेजरी भी थी, अच्छे से रह पा रहे थे, और वो अपना ध्यान बैटल और वॉर के अलावा बहुत सारी चीज़ों पर वो अपना ध्यान दे पा रहे थे। कॉमर्स, बिजनेस पर, एग्रीकल्चर पर और बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, वो उन चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे थे। तो उनके टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश हुआ, काफ़ी ग्रोथ हुई, काफ़ी डेवलप हुआ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग। राजाओं के सपोर्ट के साथ ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। जो बड़े बड़े विलेजेस थे वो टाउन बन गए, और ये जो कुछ टाउन्स थे, जो छोटे छोटे गांव थे, बाद में वो टाउन बने। कुछ उसमें से जो टाउन्स थे वो दिल्ली सुल्तान्स ने उनको स्टार्ट किया था, उनको शुरू किया था। और दिल्ली सुल्तान्स के अलावा कुछ जो प्रोविंशियल किंगडम्स थे, जो रीजनल जो राजा थे, उन्होंने भी इनको ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से इन टाउन्स को उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ चोलास, दिल्ली सुल्तान और मुगल्स की टाइम पीरियड में और उनके एम्पायर में, और ये मिडिवल पीरियड था। नाउ हु इज टेलिंग और हु टेल्स अस अबाउट दीज, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें किसने बताया, इसके सोर्सेज क्या हैं, किसने बताया कि इतनी स्टेबिलिटी थी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश हुआ, कुछ राजाओं ने शहर बसाए या कुछ रीजनल राजाओं ने या सुल्तानों ने शहर बसाए, ये कौन सब बता रहा है हमें? तो इसके लिए जो सोर्सेज हैं वो कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के कुछ सोर्सेज हैं। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स घूमने आए और जिस राजा के टाइम पर, जिस राजा के कोर्ट में, दरबार में वो घूमने के लिए आए, एम्परर या किंग के टाइम पे, उन्होंने उसकी पूरी लाइफ के बारे में उन बुक्स में लिखा। सच एज डुआर्टे बरबोसा एंड रैल्फ फिच। डुआर्टे बरबोसा एंड रैल्फ फिच, ये हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्होंने, उनकी बुक से हमें पता चलता है कि इस टाइम पर, इस पीरियड में जो टाउन थे वो जो फ्लोरिश हुए, उन टाउन्स के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े गांव, टाउन बन गए। इसके अलावा रैल्फ फिच और डुआर्टे बरबोसा के अकाउंट यानी उनकी बुक्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुग़ल एम्परर्स होते थे, वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नोट करवाते थे। सपोज अगर उन्होंने किसी को लैंड ग्रांट किया है, किसी को ज़मीन दी है, उसके बारे में, या फिर किस तरह से उनका टैक्स लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के बारे में, किस तरह से किसके पास ज़मीनें थी, उससे टैक्स लिया जाता था, कहाँ खर्च होता था, ये सारी चीज़ों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ओल्ड एंड न्यू टाउन, नए और पुराने टाउन के बारे में भी उन बुक्स में लिखा हुआ है। तो मुगल्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रैल्फ फिच और डुआर्टे बरबोसा, इन सब चीज़ों से अगर हम पढ़ें, इन सब चीज़ों को पढ़ें, तो हमें इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है।
द चैप्टर्स नेम इज टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। तो टाउन की बात करते हैं कि जो टाउन होते हैं या होते थे, ये बहुत सारे तरह के टाउन होते हैं, और ये जो टाउन है किस बेसिस पर हम इन्हें अलग करेंगे, किस टाउन को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो डिपेंड करता है कि वो टाउन किस काम के लिए या उस टाउन का क्या, टाउन की स्पेशलिटी क्या है, वो टाउन किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उस बेसिस पर टाउन्स को क्लासीफाई किया जाता है। Here it is written, there were many types of towns classified on the basis of different functions each one performed। यानी हर टाउन में किस तरह का काम किया जाता था, उस बेसिस पर टाउन्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। So here are the types of towns written। There were capital towns, मीन जो कैपिटल थे किसी भी राजा की, एम्परर की कैपिटल थे। टेम्पल टाउन, जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स थे। पिलग्रिमेज टाउन, जहाँ टेम्पल तो नहीं थे बट वो पिलग्रिमेज थे, तीर्थ स्थान थे। क्राफ्ट टाउन, जहाँ बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक जैसा क्राफ्ट का काम करना शुरू किया हो। कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन्स, कुछ ऐसी जगह जो किसी खास, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए जानी जाती हो, तो वो कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन्स हुए, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे टाउन्स उस टाइम पे होते थे। कई बार एक ही टाउन बहुत सारे कामों को करता था, ना तो वो सिर्फ टेम्पल होता था, ना ही कैपिटल होता था, ना ही वो पिलग्रिमेज होता था, बल्कि एक टाउन में बहुत सारे काम किए जाते थे। इसके एग्जाम्पल है हम्पी विजयनगर राजाओं की कैपिटल भी थी, तो ये कैपिटल टाउन हुआ। सेकेंड इज इट वॉज अ सेंटर फॉर ट्रेड इन स्पाइस एंड कॉटन, यानी यहाँ पर स्पाइस और कॉटन का बिजनेस यहाँ से किया जाता था। मीन्स इट वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड कॉटन, दो चीज़ों के लिए फेमस हुआ। एंड वॉज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और हम्पी में बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, तो ये इसके लिए भी लोगों के बीच में फेमस था। तो अब आप देखिए, एक हम्पी कैपिटल भी हुआ, ट्रेड एंड कमर्शियल टाउन भी हुआ, और टेम्पल टाउन भी हुआ। सो इट वॉज अ कैपिटल, कमर्शियल, कल्चरल टाउन। ये तीनों एक ही में थे, कैपिटल भी, कमर्शियल भी, कल्चरल भी, ऑल रोल्ड इनटू वन। ये सारी चीज़ें एक में ही थी। तो मीन्स कई बार कोई पर्टिकुलर टाउन किसी एक चीज़ के लिए जाना जाता था, और हम्पी का एग्जाम्पल लें तो हम्पी एक टाउन होने के साथ कई सारी चीज़ों के लिए इसे जाना जाता था। Now let's start. So now let's start with first type of town, and that is capital town. तो हम्पी हो गया इसका एग्जाम्पल कि ये कैपिटल टाउन भी था और ये कमर्शियल टाउन भी था, कल्चरल टाउन था, ये सारी चीज़ें एक में थी। अब कैपिटल टाउन्स को हम डिस्कस करते हैं। वो जगह जहाँ पर राजा या किंग या एम्परर अपना कोर्ट बनाता था, अपना दरबार बनाता था, जनरली वो एक टाउन बन जाती थी। जहाँ राजा का दरबार होता था, कोर्ट होता था, वो जनरली ऐसा ही होता था कि राजा के साथ साथ बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते थे और वो एक टाउन बन जाता था। एंड दीज वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ राजा का दरबार होता था वही जगह राजा के एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर भी होती थी। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से सिटीज़ बने। आगरा, सबसे पहले आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के बाद लाहौर। यानी अकबर ने सबसे पहले आगरा को अपनी सीट बनाया, मीन्स आगरा को अपना दरबार आगरा में बनाया। फिर उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी पहुंचा अकबर, और उसके बाद लाहौर पहुंचा। दीज प्लेसेज अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, और जहाँ राजा होता है वहीं पर राजा के जितने भी लोग होते हैं एम्पायर के, उसी जगह पर अट्रैक्ट होते हैं, उसी जगह पर वो जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो रैल्फ फिच ने फतेहपुर सीकरी के बारे में बताया कि ये इतना बड़ा है और इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, लगता है लंदन से ज़्यादा, यानी लंदन से भी ज़्यादा ये बड़ा है फतेहपुर सीकरी। उस टाइम के बारे में बात हो रही है। तो उसने क्या बुक में लिखा, रैल्फ फिच ने, कि फतेहपुर सीकरी लंदन से भी ज़्यादा बड़ा है और लंदन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो रीज़न ये था कि राजा का दरबार था, तो सारे लोग उसी जगह जाकर सेटल डाउन हो जाते थे। जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़ा और लाहौर पहुंचा, तो फतेहपुर सीकरी के बारे में ही रैल्फ फिच ने लिखा था। तो जब फतेहपुर सीकरी से लाहौर पहुंचा अकबर, वहां पर अपना दरबार बनाया, तो फतेहपुर सीकरी की जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने के बाद भी लोग यहाँ जाते रहे। लोग यहाँ इसलिए जाते रहे कि अकबर नहीं था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। तो एक रीज़न लोगों के पास अभी भी था वहाँ पर जाने का। हाँ, माना कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं बचा था, लेकिन शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की वजह से लोग अभी भी थोड़े वहाँ पर जाते रहते थे।
नाउ नेक्स्ट इज कि शाहजहां ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और कैपिटल बनाने के बाद इसका नाम शाहजहानाबाद रखा। दिल्ली इसका नाम पहले से नहीं था, ये बाद में पड़ा इसका नाम, तो इसका नाम शाहजहानाबाद रखा। और जब कैपिटल बनाया इसका नाम शाहजहानाबाद रखा, तो जो शाहजहां की बेटी थी जिसका नाम जहां आरा बेगम था, जहां आरा बेगम ने इस जगह पर, इस एरिया में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शुरू किया और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को चांदनी चौक कहा जाता है। ये चांदनी चौक जो जहां शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने शुरू किया था, ये आज भी आपको उसी जगह मिलेगा। हाँ, उस टाइम पर इतना ये क्राउडेड एरिया नहीं था, ये प्लेस, ये मार्केट इतनी क्राउडेड नहीं थी जितनी कि आज है। इसके जस्ट सामने आपको रेड फोर्ट, ये मैजेस्टिक, ये शाही, ये रेड फोर्ट आपको ठीक चांदनी चौक के सामने दिखाई देगा। Next type of town is temple town. So this is for today, and in next video we would study some more topics. Till then, do keep watching my videos and take care and bye bye.